सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज। और अभी तक हमने क्या पढ़ा था? फंडामेंटल राइट्स हमने स्टार्ट कर दिए थे। और फंडामेंटल राइट्स में हमने कौन सा राइट पढ़ रहे थे? दैट इज राइट टू इक्वालिटी। और इक्वालिटी में हमने आर्टिकल नंबर 14 कर लिया था। आर्टिकल नंबर 14 हो गया था। आज हमें स्टार्ट करना है आर्टिकल नंबर 15। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसमें आयुष्मान खुराना है। आप लोगों ने आई होप देखी हो वो मूवी। ठीक है। और इसमें जो है आर्टिकल नंबर 15 में हमें डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जानना है, और ये जो मूवी थी इसी के ऊपर बेस्ड थी। सो मूवी को साइड हटाते हैं और सीधा बात करते हैं हमारे आर्टिकल की। यह आर्टिकल कहता है दैट स्टेट शॉल नॉट डिस्क्रिमिनेट, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी जो स्टेट है, स्टेट हमने पढ़ा था कि स्टेट के अंदर क्या क्या आता है आर्टिकल नंबर 12 में, वो आई होप सबको याद होगा वो। सो स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। शॉल का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी। शॉल का मतलब क्या है? मैंडेटरी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो स्टेट शॉल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। तो किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट जो है स्टेट यानी गवर्नमेंट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। किस आधार पर? सिर्फ इन आधारों पर जो गवर्नमेंट है या फिर स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट नहीं कर सकता। यानी रिलीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, रेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, सेक्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो समझ आ गया होगा कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता कुछ सर्टेन ग्राउंड्स पे। और वो ग्राउंड्स हमने बता दिया, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी अगर मैं इसका बनाऊं RRCSP, RRCSP, इसके कुछ ट्रिक बना लेना आप लोग। ठीक है, याद रहना चाहिए ये, क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड यूज हुआ है। यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है? ओनली। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो आर्टिकल नंबर 15 का जो सेंटेंस है, इसमें एक चीज आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि इसमें दो टर्म्स है, एक तो डिस्क्रिमिनेट है और दूसरा है ओनली। तो डिस्क्रिमिनेशन का भी दो मतलब होता है। डिस्क्रिमिनेशन का भी जो है दो मतलब होता है। पहला मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन का, टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विद नो रिगार्ड। टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विद नो रिगार्ड। यानी जैसे फॉर एग्जांपल दो लोग हैं। ठीक है। एडवर्स का मतलब क्या होता है? एडवर्स का मतलब होता है नेगेटिव। एडवर्स का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। डिस्टिंग डिस्टिंक्शन का मतलब होता है एक तरह से नोटिस करना। क्या होता है? नोटिसिंग। ठीक है। और नो रिगार्ड यानी चीज सही है या सिचुएशन सही है या गलत या फेयरनेस है या नहीं, वो चीज देखना। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है जहाँ पे गरीब और अमीर दोनों के बच्चे पढ़ते हैं, दोनों के बच्चे पढ़ते हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर गरीब बच्चे लेट होते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलता है। गरीब बच्चे लेट होते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलता है, लेकिन अमीर बच्चे अगर लेट हो रहे हैं तो उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलता। तो उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलता। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये पहले वाला डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे गलत हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? गलत हो रहा है किसके साथ? पुअर चिल्ड्रन के साथ जो स्कूल में आ रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है? एक एडवर्स यानी नेगेटिव डिस्टिंक्शन हो रहा है पुअर बच्चों के साथ इस वाले अबव एग्जाम्पल में। ठीक है। और यहाँ पे फेयरनेस देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा? तो यहाँ पे राइट है या रॉन्ग है वो चीज नहीं देखी जा रही है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। जो रिच बच्चे हैं वो चाहे गलत है लेकिन स्कूल उनको पनिशमेंट नहीं दे रहा। सो ये पहला वाला मैंने आपको डिस्क्रिमिनेशन का मतलब बता दिया। अब डिस्क्रिमिनेशन दूसरी तरह से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट क्या है? ऑफिस है। ठीक है। जिसमें जो है 20 मेल्स हैं और 20 क्या है? फीमेल्स है। ठीक है। अब सारे जो 20 मेल्स और 20 फीमेल्स हैं वो सारे इक्वली क्वालिफाइड है। सबने आईआईएम से पढ़ाई करी हुई है। सबने जो है एग्जाम जो है क्लियर क्वालिफाई करा है, जो एंट्रेंस एग्जाम या फिर जो भी होता है इनके गवर्नमेंट एग्जाम जो भी होता है, एसएससी, यूपीएससी, सबने क्वालिफाई करा हुआ है। लेकिन जो प्रमोशन है सिर्फ किसको मिलता है? मेल्स को मिलता है। प्रमोशन जो है किसको मिलता है? मेल्स को मिलता है। देखा जाए तो फीमेल के साथ एज सच कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा है, लेकिन जो है फीमेल्स को क्या करा जा रहा है? इग्नोर करा जा रहा है। फीमेल्स को क्या करा जा रहा है? इग्नोर करा जा रहा है। सबको समझ आ रहा है? तो इसका मतलब होता है डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली, यानी फेवर सिर्फ मेल को मिल रहा है और अनफेवर किसको मिल रहा है? दैट इज फीमेल को। तो ये वाला हो गया हमारा दूसरे टाइप का डिस्क्रिमिनेशन, जिसका मतलब हो गया टू डिस्टिंग्विश
अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो मैंने क्या बताया था इसमें, डिस्क्रिमिनेट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आर्टिकल नंबर 15 हम पढ़ रहे हैं। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है ओनली। ओनली का मतलब होता है, मतलब इस वाले टर्म में ओनली का मतलब है, यानी ये जो ग्राउंड्स हमने, ये जो आधार बताए हैं, ये जो बेस बताए हैं जिसपे डिस्क्रिमिनेशन जो है स्टेट नहीं कर सकता, अगर इसके अलावा स्टेट को अगर डिस्क्रिमिनेट करना है, यानी अगर जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट को अगर डिस्क्रिमिनेट करना है किसी भी तरीके से, ये ग्राउंड्स को छोड़ के, तो स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट कर सकता है इनके अलावा अगर कोई भी ग्राउंड होता है, तो आगे एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा। तो यानी यहाँ पे ओनली के साथ लिख लेना आप लोग, अगर नोट्स लिख रहे हो साइड बाय साइड, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स इज नॉट प्रोहिबिटेड, इज नॉट प्रोहिबिटेड। आई होप सबको समझ आ गया होगा। यानी डिस्क्रिमिनेशन जो है इन आधारों पे तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई दूसरा आधार है इनके अलावा, या अगर कोई दूसरा ग्राउंड है इनके अलावा, तो इट इज नॉट प्रोहिबिटेड, तो उसको नहीं रोक सकता। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अब आर्टिकल 15 का सेकंड प्रोविजन कहता है कि नो सिटीजन, कोई भी सिटीजन को जो है, शॉल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, यानी किसी भी सिटीजन पे डिसेबिलिटी नहीं लगनी चाहिए, लायबिलिटी नहीं लगनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, कोई भी तरह की कंडीशन नहीं लगनी चाहिए। सिर्फ किस आधार पर, यहाँ भी ओनली आ गया, यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो ग्राउंड्स है इस पे जो है किसी भी इंसान को डिसेबिलिटी या फिर लायबिलिटी या रेस्ट्रिक्शन या किसी भी तरह की कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, किसी भी तरह की कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, अब किस चीज के रिगार्डिंग, विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। यानी किसी भी सिटीजन को आप इस आधार पे मना नहीं कर सकते कि भाई आप इस रिलीजन से हो, आप एक्स वाई जी रेस से आते हो, आप एक्स वाई जी कास्ट से हो, आपका ये जो एक्स वाई जी सेक्स है, आप मेल फीमेल या दूसरा कोई सेक्स है, सबको समझ आ रहा होगा। या फिर आप इस एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बर्थ से आते हो, तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं हो सकता। क्या करने में, एक्सेस करने में, शॉप्स जो पब्लिक शॉप्स होती हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स हो गए, प्लेसेस हो गए, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट हो गई, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। किस बेसिस पर, आर आर सी एस पी, आर आर सी एस पी। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो आर आर सी एस पी के आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। और किस चीज में डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई आपको एक्सेस नहीं मिल रही है, मतलब अगर किसी एक्स रिलीजन से हो, तो आपको जो है एक्सेस नहीं मिल रही है शॉप में, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। फिर दूसरा इसमें आता है कि भाई ये ये जो हमारे आर आर सी एस पी है, इसके बेसिस पे आपको एक्सेस जो है मिलनी ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एक्सेस ना मिले। दूसरा, पब्लिक वेल्स यूज कर सकते हैं आप लोग, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, ठीक है, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्शली बाय स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। कहने का मतलब ये है कि ये जो आर आर सी एस पी है, दैट इज आर आर सी एस पी के ग्राउंड पे जो है आपको जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जा सकता। ठीक है, किस चीज में, यूज ऑफ वेल्स, यानी जो वेल्स जो कुएं होते हैं वो यूज कर सकते हैं। टैंक्स जो हो गए, जो बेदिंग घाट्स हो गए, पब्लिक पब्लिक बेदिंग घाट्स जो होते हैं। ठीक है, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्शली बाय स्टेट फंड्स। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। और डेडिकेटेड यूज ऑफ जनरल पब्लिक, तो यानी ऐसी जगहें जो कि पब्लिक के लिए ओपन है, ऐसी जगहें जो कि कॉमन पब्लिक के लिए ओपन है। ठीक है, जैसे टैंक्स हो गए, बेदिंग घाट्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता इस आधार पर कि भाई किसी को रोक दिया जाए। ठीक है, बेदिंग घाट यूज करने से, सड़क पे चलने से मना कर दिया जाए कि भाई आप इस रिलीजन से आते हो तो आप इस सड़क पे नहीं चल सकते, तो दिस इज प्रोहिबिटेड, दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और ये कौन राइट दिलाता है, हमारा आर्टिकल नंबर 15, विच इज अ फंडामेंटल राइट। आई होप सबको समझ आ रहा होगा ये। सो अभी हमने दो प्रोविजन पढ़े। पहला प्रोविजन हमने ये पढ़ा था
कि जो स्टेट है वो नहीं मना कर सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। दूसरा है कि किसी सिटीजन को डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन नहीं लगाई जा सकती एक्सेस करने में शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। ठीक है, फिर वेल्स, टैंक्स, बेदिंग आर्ट्स, रोड, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट जो है अच्छे से यूज कर सकते हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो जो पहला वाला प्रोविजन है, जो ये वाला प्रोविजन है, इट इज अगेंस्ट स्टेट, इट इज अगेंस्ट, या फिर अगेंस्ट नहीं बोला, इट इज फॉर प्राइवेट, सॉरी अगेंस्ट ही यूज कर लो। सो इट इज अगेंस्ट स्टेट, इट इज अगेंस्ट स्टेट। यानी यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किसके किसके लिए लिखी हुई है, यानी जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। और जो ये दूसरा वाला है, इट इज अगेंस्ट बोथ प्राइवेट, इट इज अगेंस्ट, लिख लेना आप ये चीज, इट इज अगेंस्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। पब्लिक एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, अगर कोई जैसे प्राइवेट रेस्टोरेंट ओपन करके बैठा हुआ है, ठीक है, जिसमें नॉर्मल कॉमन लोग आ रहे हैं, तो वो बंदा जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता आरआरसीएसपी के बेसिस पे। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो जो सेकंड प्रोविजन है आर्टिकल 15 का, ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों के अगेंस्ट है, ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों के अगेंस्ट है। पब्लिक मींस गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर प्राइवेट और स्टेट, प्राइवेट एंड स्टेट दोनों के अगेंस्ट है। सबको समझ आ रहा है। फिर आगे बढ़े, तो ये हमारे दो प्रोविजंस हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक बार एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल 15, अब एक बार एक्सेप्शंस देख लेते हैं। देयर आर 4 एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 15। तो देयर आर टोटल 4 एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 15। तो एक बार वो देख लेते हैं हम लोग। सो पहला जो एक्सेप्शन है वो ये कहता है कि जो स्टेट है यानी जो गवर्नमेंट है, वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। यानी जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है वुमेन और चिल्ड्रन की एडवांसमेंट के लिए। यानी ये एक्सेप्शन दिया है आर्टिकल 15 में। और इसमें का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि पंचायत में जो है वुमेन के लिए जो है सीट रिजर्व होती है, सीट रिजर्व होती है, सीट्स रिजर्व होती है। ठीक है, आपने पंचायत सीरीज भी देखी होगी। तो उसमें जो मेन पंचायत का जो सरपंच होता है वो कौन थी, वो लेडी थी। ठीक है, आई डोंट नो उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से क्या है, वो रिजर्व सीट के ऊपर खड़ी हो रखी थी। और ये जो है एक कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। इसी तरह से कंपलसरी एजुकेशन है फॉर चिल्ड्रन। ये भी देखा है कि गवर्नमेंट ने कंपलसरी एजुकेशन बना रखा है, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ला रखा है। ठीक है, तो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है गवर्नमेंट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो पहला तो एक्सेप्शन ये हो गया। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि जो स्टेट है उसके पास कह सकते हो उसको परमिशन है क्या क्या करने का, स्पेशल प्रोविजन बनाना फॉर द एडवांसमेंट ऑफ SC BC। ठीक है, SC एंड ST, यानी जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, SC BC का मतलब हो गया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, SC का मतलब आपको पता ही होगा स्केड्यूल कास्ट, एंड ST का मतलब स्केड्यूल ट्राइब। तो स्टेट जो है उसके पास फुल परमिशन है स्पेशल प्रोविजन बनाने की। ठीक है, किन के लिए, ताकि एडवांसमेंट हो किसकी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और SC और ST। तो अब सभी को पता होगा कि इंडिया में काफी ज्यादा पॉवर्टी रही है हिस्टोरिकली। ठीक है, बिकॉज ऑफ द कह सकते हो ब्रिटिश एम्पायर रूल और बाकी जो चीजें जो भी सर्कमस्टेंसेस थे हमारे हिस्ट्री में, तो उसकी जैसे काफी ज्यादा पॉवर्टी रही है। तो अच्छी खासी जो जनसंख्या है वो हमारी का क्या है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। क्या है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। और इसी तरह से जो SC एंड ST हैं वो भी हमारे क्या है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। तो इनकी एडवांसमेंट के लिए जो है स्टेट को परमिशन है कि भाई आप स्पेशल प्रोविजन, कुछ स्पेशल जो है प्रावधान कर सकते हो। ठीक है, और ये जो है किससे ऐड हुआ था, ये जो प्रोविजन है, ये जो एक्सेप्शन है, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड हुआ था, जो कि 1951 में ऐड करवाया गया था। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। यानी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। स्पेशल प्रोविजन यानी रिजर्वेशन दे दे, रिजर्वेशन दे देना। ठीक है, कोई फॉर्म वॉर्म आ रहा है तो उसमें डिस्काउंट दे देना या फ्री कर देना।
और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे स्पेशल प्रोविजंस एडवांसमेंट के लिए करे जा सकते हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से जो स्टेट है वो एम्पावर्ड है स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, सेम स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एससी एंड एसटी के लिए, फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के एडमिशन के लिए जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, ठीक है। एक तरह से इनको एक तरह से इनको जो है एक अच्छी प्रिविलेज दे सकती है, ठीक है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और एससी एंड एसटी को, कि ताकि इन लोगों का एडमिशन हो जाए कहाँ पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, चाहे ये एजुकेशनल प्राइवेट हो, ठीक है, एडेड और अनएडेड, या फिर पब्लिक हो, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। और ये जो प्रोविजन था ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड करवाया गया था। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो जो स्टेट है इट इज एम्पावर्ड टू मेक स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, फॉर एससी बीसी एससी एंड एसटी, इनके एडमिशन के लिए स्पेशल प्रोविजंस जो है गवर्नमेंट बना सकता है, ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंस्टीट्यूशंस में, यानी अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कोई प्राइवेट कॉलेज है उसमें भी, और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में तो ऑफ कोर्स होगा ही, ठीक है। और ये जो प्रोविजन था ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के जरिए आया था। ये सारे जितने भी प्रोविजंस हैं इससे क्या हो रहा है, जो बैकवर्ड, जो पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़े कह सकते हो समाज के तत्व हैं, वो लोग आगे आ सकते हैं, ठीक है, वो लोग आगे आ सकते हैं। तो स्टेट क्या है, उनको एक तरह का प्लेटफॉर्म दे रहा है, ठीक है, इनकी मदद करके, बाय गेटिंग देम एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा। तो सबको पता है कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में क्या है, ऑफ कोर्स क्या होता है, रिजर्वेशन होता है, सीट्स जो है अलॉट होती है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। इसी तरह से जो है स्टेट के पास पावर है क्या करने का, प्रोविजन करने का, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सबको समझ आ रहा है। यानी जो गवर्नमेंट है, यानी जो स्टेट है, वो ऐसे प्रोविजन बना सकता है, ऐसे प्रोविजन ला सकता है जिससे एडवांसमेंट हो, जिससे तरक्की हो, किसकी, इकोनॉमिकली और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और इसके लिए जो है, जो स्टेट है वो क्या कर सकता है, 10% अप टू 10% सीट जो है रिजर्व कर सकता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, किसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, किसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है, जो स्टेट है वो 10% सीट रिजर्व कर सकता है। तो सबको पता होगा कि 10% सीट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व होती है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इससे एडवांसमेंट हो रही है, इससे एडवांसमेंट हो रही है ईडब्ल्यूएस सेक्शन की। सबको समझ आ रहा है। और ये जो है 10% रिजर्वेशन ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंस्टीट्यूशंस के लिए है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंस्टीट्यूशंस के लिए है, वेदर एडेड और अनएडेड, यानी गवर्नमेंट से एड मिले या ना मिले, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी ये जो रिजर्वेशन होगा ही होगा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। और ये जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस का, ये जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस का, ये एडिशन है एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के लिए, यानी जो ओबीसी का रिजर्वेशन है, एससी का रिजर्वेशन है, एसटी का रिजर्वेशन है, इसके अलावा 10% जो रिजर्वेशन है वो ईडब्ल्यूएस के लिए। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो दिस रिजर्वेशन इज इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। और जो ईडब्ल्यूएस की लिस्ट है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो ईडब्ल्यूएस की लिस्ट है वो टाइम टू टाइम, कह सकते हो, अपडेट करनी है उसे, वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को अपडेट करते रहनी है। सो ईडब्ल्यूएस इज टू बी नोटिफाइड बाय द स्टेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कि भाई किस तरह से एक्सेप्शंस है। आर्टिकल 15 कहता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, लेकिन भाई सिर्फ इतने लोगों को, एससी एसटी और एससी बीसी को आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है दूसरों के साथ? क्या ये जनरल कैटेगरी वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? तो ऑफकोर्स है, डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन दिस इज मस्ट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ दीज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इनकी एडवांसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इनके पास ये सोर्सेज नहीं है जो शायद बाकी कैटेगरी वालों के साथ है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं सीधा। तो एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं हम लोग। अब ये भी एक कह सकते हो एक्सेप्शन है, रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो ये वाला हमारा प्रोविजन था, दैट इज प्रोविजन नंबर सी, ये कहता है कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एससी बीसी यानी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या करना है, स्पेशल प्रोविजन जो है गवर्नमेंट लेकर आ सकती है, ठीक है। तो इसको, इस प्रोविजन को, यानी प्रोविजन सी को अफेक्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, दैट इज
सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2006। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। यानी ये वाला जो प्रोविजन है, प्रोविजन नंबर सी, आप लोगों को दिख रहा है प्रोविजन नंबर सी, दैट इज दिस प्रोविजन। ये कहता है कि भाई स्पेशल प्रोविजन गवर्नमेंट बना सकती है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो गवर्नमेंट ने इसको फोर्स करने के लिए, यानी इसको लागू करने के लिए कानून बनाया, दैट इज सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2006, जिसमें जो है 27% जो है सीट जो है रिजर्व हो गई ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। यानी ऐसे कैंडिडेट जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस से आते थे, ठीक है, उनके लिए 27% सीट जो है रिजर्व हो गई। जितने भी ऑल सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उन सब में ओबीसी के लिए जो है सीट रिजर्व हो गई, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, चाहे कोई भी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो। आई होप सबको समझ आ रहा हो, सबको समझ आ रहा होगा। फिर 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये जो एक्ट था सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट रिजर्वेशन इन एडमिशन वाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एक्ट है सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006 ये वैलिड है। तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ बोथ द अमेंडमेंट एक्ट। यानी कौन सी अमेंडमेंट थी? ये थी 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो ये वाली जो अमेंडमेंट थी जिसकी वजह से ये प्रोविजन ऐड हुआ, ठीक है, ये भी वैलिड करी गवर्नमेंट वो सुप्रीम कोर्ट ने। और ओबीसी कोटा एक्ट, यानी जो ये वाला एक्ट था सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006, इसको भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको बोला कि ये दोनों वैलिड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आप ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे दो, ओबीसी कैंडिडेट्स को 27% रिजर्वेशन दे दो, लेकिन क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करिए। लेकिन किसको आइडेंटिफाई करिए? क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, अमंग द ओबीसीज। यानी ओबीसीज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा खासा पैसा है, उनके पास वेल्थ है। उनको ओबीसी कैटेगरी में ये रिजर्वेशन क्यों देना? सिर्फ जरूरतमंद कैंडिडेट्स को ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई आप आइडेंटिफाई करिए इस क्रीमी लेयर को। ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा, आई होप सो। सो गवर्नमेंट ने जो है क्रीमी क्रीमी लेयर के लिए एक डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया कि भाई जितने भी बच्चे हैं इन लोगों के जो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा वो सारे क्रीमी लेयर में आएंगे। वो किस में आएंगे? क्रीमी लेयर में आएंगे। यानी एडवांस सेक्शन अमंग द ओबीसीज, एडवांस सेक्शन अमंग द ओबीसीज में आएंगे और उनको ये 27% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो देखते हैं किन के बच्चे जो है क्रीमी लेयर में आते हैं। तो पर्सन होल्डिंग होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो ऐसे पर्सन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट संभालते हैं तो उनके चिल्ड्रन को क्रीमी लेयर में इंक्लूड करा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी हो गया। सबको समझ आ रहा होगा, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी हो गया, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी हो गए, मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विसेज हो गए। सबको समझ आ रहा होगा। तो अगर इनके जो बच्चे हैं तो वो लोग क्या है, उन लोगों को क्रीमी लेयर में इंक्लूड करेगा और वो लोग 27% रिजर्वेशन नहीं ले सकते अगर वो ओबीसी कैटेगरी में आते भी हैं तो। ठीक है, फिर आगे क्या है? ग्रुप ए क्लास 1 या फिर ग्रुप बी क्लास 2 के जो बच्चे हैं, जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज हो गए, स्टेट सर्विसेज हो गए, पीएसयू हो गए, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन हो गई, यूनिवर्सिटी हो गए, ठीक है, जितने भी इन लोगों के बच्चे हैं वो सब भी क्रीमी लेयर में आएंगे। ठीक है, जो और ऐसे पर्सन जो कि आर्मी, ठीक है, आर्मी में है कर्नल या फिर अबव रैंक के, ठीक है, और या फिर नेवी में इक्विवेलेंट पोस्ट, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री में इक्विवेलेंट पोस्ट पोस्ट पे आते हैं, अगर उनके जो बच्चे हैं वो भी क्रीमी लेयर में आएंगे। ठीक है, ऐसे प्रोफेशनल्स जो कि डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, ठीक है, कंसल्टेंट हैं, उनके बच्चे भी क्या आएंगे? क्रीमी लेयर में आएंगे। ठीक है, ऐसे पर्सन जो कि ट्रेड और बिजनेस करते हैं और इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, तो वो लोग भी किस में आएंगे? वो लोग भी क्रीमी लेयर में आएंगे। ठीक है, तो और ऐसे कह सकते हो लोग जो कि एक एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल लैंड जो है ओन करते हैं एक सर्टेन लिमिट तक, एक सर्टेन लिमिट तक। ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा। या फिर वेकेंट लैंड है उनके पास एक, या वेकेंट लैंड है या बिल्डिंग है अर्बन एरियाज में, तो वो उनके बच्चे भी किस में आएंगे? क्रीमी लेयर में आएंगे। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। या फिर पर्सन जिनकी जो है ग्रॉस एनुअल इनकम जो है 8 लाख से ज्यादा है, पर्सन जो जिनकी ग्रॉस एनुअल इनकम जो है 8 लाख से ज्यादा है, तो वो लोग भी किस में आएंगे? क्रीमी लेयर की कंडीशन में आएंगे। ठीक है, और जो क्रीमी लेयर वाले हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो दिस वाज द कंडीशन फॉर द क्रीमी लेयर।
अब बात करते हैं रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो डी वाला एक्सेप्शन था, टोटल मैंने बताया था ना, टोटल 4 एक्सेप्शंस हैं। तो जो ये डी वाला एक्सेप्शन था जिसमें एडवांसमेंट ऑफ ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करी गई है, तो ये ऐड करा करा गया था बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। सबको समझ आ रहा होगा। सो दिस एक्सेप्शन डी वाज एडेड बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या इशू करा, एक ऑर्डर इशू करा, ठीक है, जिसमें 10% रिजर्वेशन दी गई एजुकेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, ये अमेंडमेंट एक्ट बनाया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए 2019, जिसमें बोला कि भाई एडवांसमेंट यानी तरक्की के लिए, किसकी एडवांसमेंट के लिए, ईडब्ल्यूएस की एडवांसमेंट के लिए गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। अब काम करने के लिए भाई गवर्नमेंट जो है एक ऑर्डर निकालती है, और उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ था कि भाई 10% रिजर्वेशन है किसके लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। और किस चीज में, एडमिशन जो होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। और इसकी क्या कंडीशन थी, ये जो ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट है ये सिर्फ किसको मिलेगा, जो कि कवर नहीं होते इन तीनों कैटेगरी में, यानी जो एससी एसटी और ओबीसी लिस्ट में नहीं है, जो लोग इस लिस्ट में नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस लागू होता है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। और ईडब्ल्यूएस की जो है एलिजिबिलिटी क्या है, पूरी फैमिली की अगर ग्रॉस इनकम 8 लाख है या उससे कम है, ग्रॉस इनकम 8 लाख है या उससे कम है, तो ये क्या है, एलिजिबिलिटी है, ये बंदा एलिजिबल होगा ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। या फिर अगर फैमिली ओन करती है, ठीक है, अगर अगर फैमिली ओन करती है इनमें से कुछ भी, तो ईडब्ल्यूएस नहीं होगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस नहीं होगा। तो ये जो मैं कंडीशंस बता रहा हूँ कि अगर ये जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो ये जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी होती है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं होगा, यानी टू बी एक्सक्लूडेड। अगर किसी की फैमिली 5 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड ओन करती है तो वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। अगर किसी की फैमिली जो है क्या, अगर किसी की फैमिली रेजिडेंशियल फ्लैट ओन करती है 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव का, तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर रेजिडेंशियल प्लॉट है 100 स्क्वायर यार्ड या उससे उससे बड़ा, तो वो भी क्या है, उसमें नहीं आएगा, दैट इज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएगा। और रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड तक का है इन अदर नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी, तो वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बंदा नहीं आएगा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो इसमें भी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हर किसी को ईडब्ल्यूएस नहीं मिल सकता। तो कुछ ना कुछ तो आइडेंटिफाई करने का तरीका होगा ना, कि भाई कौन गरीब है कौन अमीर है। तो ईडब्ल्यूएस आइडेंटिफाई करने का ये इन्होंने कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। अब इसमें एक नोट है कि प्रॉपर्टी जो, अगर ये जो 5 एकड़ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, 100 स्क्वायर फीट फ्लैट की बात कर रहे हैं, 200 स्क्वायर यार्ड लैंड की बात कर रहे हैं, 100 स्क्वायर यार्ड लैंड की बात कर रहे हैं, तो ये जो है अगर जैसे किसी की फैमिली में, अगर किसी की फैमिली में अलग अलग प्लॉट है, अलग अलग जो है लोकेशंस पे लैंड है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है, उन सबको क्लब करा जाएगा, उन सबको क्या है, क्लब करा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है भाई मेरा तो 2 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड है एक साइड, और एक जगह 3 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड है, तो मैं तो इस कैटेगरी में आता नहीं क्योंकि 5 एकड़ मांग रहे हैं। नहीं, इसको जो है क्लब करा जाएगा, ठीक है, इस लैंड को जितनी भी प्रॉपर्टी उसको ऐड करा जाएगा, और फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये बंदा लाइक करता है नहीं नहीं लाइक करता, ये चीज डिटरमाइन करी जाएगी, ठीक है। और फैमिली में क्या क्या कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं, तो फैमिली में बंदे के पेरेंट्स, उसके सिबलिंग जो कि 18 साल से छोटे हैं, या फिर अगर बच्चे हैं तो 18 साल से कम के बच्चे हैं, और स्पाउस, ठीक है। सो दिस वाज आर्टिकल 15 फॉर यू। और आई होप सबको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमें पढ़ना है आर्टिकल 16, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में।